जानकारी आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर ली गई? देखिए, पिछले लोकसभा के इलेक्शन के बाद से मैं मीडिया के बीच में नहीं आ सका था। लोकसभा इलेक्शन में हमने पूरी मेहनत की है और काउंटिंग के एक दिन पहले 3 जून को मेरी तबीयत थोड़ा नासाज हो गई और मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और तकरीबन 15 दिन जो है मैं हॉस्पिटल में रहा। बहरकैफ इस वजह से आज तबीयत ठीक हुई तो मैं सोचा कि बालिया मामा की जीत जो थी उस पर उनको मुबारकबाद दी जाए और साथ ही भिवंडी के शहरियों में जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया, एकता का मुजाहरा किया और इंडिया और महाविकास अघाड़ी पर जो विश्वास किया, उसके लिए भिवंडी के शहरी जो है सही मानों में मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही बालिया मामा से कुछ बातें मैं मीडिया के ज़रिए पर्सनल मैंने उनसे कहा है, लेकिन मीडिया के ज़रिए भी कहना चाहूँगा कि आपकी जीत जो है उसमें सबसे बड़ा अगर हिस्सा अगर कहीं का है तो वो भिवंडी शहर का, ईस्ट और वेस्ट का। और भिवंडी शहर की पहचान, आप शनाख्त कहिए, भिवंडी शहर की आइडेंटिटी कहिए, पहचान कहिए, ये पावरलूम है। और पावरलूम के ताल्लुक से पावरलूम इंडस्ट्री सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रही है। प्लेन पावरलूम जो है आज ठीक है, इस शहर में तकरीबन 5 लाख प्लेन पावरलूम आज भी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे आ गए हैं। बहुत सी जगह टूट के बिक भी चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस ताल्लुक से सभी विषय जो है, एक छोटा सा विषय पावर का जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन कारोबार किस तरह चले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है। ना सिर्फ भिवंडी ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने राहुल गांधी की लीडरशिप पे जो एतमाद किया है उसका भी फ़ायदा लेते हुए दिल्ली में टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जानते हैं, टेक्सटाइल को जानते हैं, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्टर के पास अगर बैठक है तो हमारे पास प्रोग्राम है कि किस तरह से प्लेन पावरलूम भी चल सकता है और ऑटो पावरलूम जो शटललेस पावरलूम, वाटर जेट है, एयर जेट है, ये सब पावरलूम, रेपियर लूम है, ये सब पावरलूम चल सकता है। सिर्फ सरकार की पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं गलत जा रही है। वो हम इससे पहले भी 2003 में निर्मला सीतारमण के सामने हमने सब बातें रखी थी। आज फिर हम चाहते हैं कि अगर उसमें कोई डिसीजन लेने की, इसमें अगर ये लोग पोजीशन में अगर आते हैं तो भिवंडी की पावरलूम इंडस्ट्री दोबारा अपनी जिस तरह से चल रही थी उस तरह से चलने पे आ सकती है। दूसरी अहम बात, भिवंडी का सबसे बड़ा मसला जो है ये बेरोज़गारी है। आज बहुत से लोग, मुझे दुख हो रहा है, आँख में आज जो है आंसू आ रहा है कि आज 50-50, 100-100 लोगों के मालिक जिनकी प्रॉपर्टी जो अगर उनको बेचा जाए तो कम से कम नहीं तो 25-50 लाख, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखने वालों के लड़के जो है कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं 8,000, 10,000, 15,000 की। मैं बालिया मामा से ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लॉजिस्टिक में हैं, गोडाउन इंडस्ट्री में हैं और आपके असर रसूख जो है पूरी इंडस्ट्री में है, गोडाउन इंडस्ट्री में। तो मैं चाहूँगा कि प्रायोरिटी पर ये विषय लेकर भिवंडी के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, साथ ही आज हमारी औरतें नौकरी करने पर मजबूर हैं, इनको जो है कहीं ना कहीं आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में अच्छी पोस्ट पर, जैसे बहुत से इंजीनियर हमारे बेरोज़गार हैं, बहुत से ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं, उनको जो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जो है एडजस्ट कर जो है वहाँ नौकरी दिलाने की कोशिश करें। दूसरी अहम बात मैं करना चाहता था पावरलूम के ताल्लुक से, मैं कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार का बजट आया। बजट में सरकार ने बहुत से ऐलान किया, लाडली बहन योजना, ये सब जुमलेबाजी ठीक है, चलेगा, लेकिन सरकार ने किसानों का पूरा बिजली बिल माफ़ करने का ऐलान किया। आपको याद होगा 2001 में जब मैं पहली मरतबा कांग्रेस से आम
आमदार हुआ था, एमएलए हुआ था, विलासराव देशमुख। मैं आज भी पूरा महाराष्ट्र उसको या उनको याद करता है कि सही मानों में लोक नेता अगर कोई महाराष्ट्र में है तो वो विलासराव देशमुख थे। उन्होंने भिवंडी की समस्या को समझा और पावर लूम को किसानों के साथ जोड़ दिया था। अगर 2001 का जीआर निकाल के देखेंगे तो जब पावर लूम की सब्सिडी का किसानों की सब्सिडी का ऐलान हुआ, साथ में पावर लूम की भी बिजली बिल में सब्सिडी का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद से सब्सिडी हमको मिलते गई। परसों के बजट में जो महाराष्ट्र सरकार का बजट यहाँ पेश किया गया, अजीत पवार साहब ने पेश किया, उसमें किसानों की पूरी बिजली बिल माफ़ करने का ऐलान किया गया, लेकिन पावर लूम की बिजली के ताल्लुक से कोई भी बात नहीं की गई। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है हमारे एमएलए पर। रईस शेख थोड़ा बहुत सवाल वगैरह उठाते हैं, लेकिन हमारे वेस्ट के एमएलए ने कोई सवाल नहीं उठाया। असल में होना ये चाहिए था कि जब बजट बन रहा था उस वक्त हमारे एमएलएस को कांटेक्ट करना चाहिए था, सेक्रेटरी से, आपके फाइनेंस मिनिस्टर से, टेक्सटाइल मिनिस्टर से, कि सरकार ने जो ऐलान किया है कम से कम उसको बजट में लेकर उसके लिए फंड अलॉट किया जाए। हमारा एमएसडीसीएल का बिजली बिल का बकाया है। हम जब मिलते हैं फडणवीस साहब से तो वो कहते हैं कि क्या नाम है, संजीवनी एक बार दे दी गई है। मैं कहता हूं कि किसानों को जब एक बार संजीवनी, इससे पहले भी एक नहीं 2 मरतबा दी जा चुकी है, फिर आज जो आप उनको संजीवनी दे रहे हैं तो पावर लूम को क्यों इससे अलग लगते हैं? तो ये सब बातें जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमको जो है मेन स्ट्रीम से जो है अलग करने की पावर लूम को कोशिश हो रही है, और इसमें हमारे एमएलए जो है जो इसमें पूरी तरह से जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अहम बात पावर बिल बकाया जो है वो माफ़ होना चाहिए। बहुत से लोगों का जो है आपके क्या नाम है, 1 रुपये यूनिट का मसला है। मीटिंग में चंद्रकांत पाटिल, मैं मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल मिनिस्टर ने मुझसे कहा था, मैं मीटिंग में हाजिर था, मुझसे कहा कि प्लेन पावर लूम किस तरह से चले ताकि उससे लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी कम हो। और मैंने उस मीटिंग में मैंने प्रपोजल लिख कर दिया था। पहले उनको ज़बानी बताया, उन्होंने कहा कि नहीं आप लिख के दे दो। मैंने लिख के दिया कि जितनी बातें हम करेंगे आप वो सेंटर का मामला है, लेकिन आपके हाथ एडिशनल सब्सिडी करके आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगले बजट में लेके, ये बजट कहता हूँ मैं, अगली कैबिनेट में लेके ये आपका मामला जो है 1 रुपया यूनिट बिल्कुल देना चाहिए। और हम भी समझते हैं 27 हाउस पावर से ऊपर वालों को 1 रुपया यूनिट और 27 हाउस पावर से नीचे वालों को 1 रुपया पर यूनिट, और 27 हाउस पावर से ऊपर जिनका कनेक्शन है, मीटर है, उनको 75 पैसा पर यूनिट का वहाँ तय हुआ। उसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया, लेकिन कैबिनेट के बाद जीआर निकलता है तो जीआर में लिखा रहता है कि ऑनलाइन रजिस्टर करने वालों को ही ये सब्सिडी मिलेगी। ये कहीं भी बात नहीं थी। हमने वहाँ फ़ोन किया, बोले नहीं आपको मिलेगा। जीआर का कैबिनेट में जाने से पहले उसका प्रिंट मुझको कहीं से मिल गया। मैंने पूछा कि भाई ये जो है ये कंडीशन 2 नंबर कंडीशन जो है गलत है, ये बात नहीं हुई थी। और हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सी रुकावटें हैं। कई जगह मीटर जो है आज 100 साल पहले पुराना मीटर है, 50 साल पुराना मीटर है, वो आदमी आज हयात नहीं है। कई लोग किराए पे मकान देते हैं। तो ये सब कठिनाई, उन्होंने कहा कि नहीं आपको मिलेगा, बिल में कट के मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि जीआर में अगर जो बात आ गई है उसको कैसे आप करोगे? उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। इलेक्शन के बीच में चीफ मिनिस्टर इच्चल करण से फ़ोन पे सेक्रेटरी को ऑर्डर कर रहे हैं कि उनको बिल में काट के दो। सेक्रेटरी जीआर सुबह निकालता है, शाम में निकालता है कि नहीं देंगे अब। तो इस तरह का खेल जो है ये सरकार में चल रहा है। मैं इसका निषेध करता हूँ। कल अभी परसों एक मीटिंग लगाए थे इंटरेस्ट सब्सिडी देने के लिए। मैं बोला नहीं, मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा, हमारी पार्टी की मीटिंग यहाँ लगी हुई है। और इस तरह का अगर काम होता है कि 1 रुपया सब्सिडी देने का काम मार्च 2024 के बाद से हमारे बिल में कट के आना चाहिए, तो वो अभी तक कट के नहीं आ रहा है।
दूसरी बात, पावर का बिल बढ़ गया सब। रेसिडेंस का बिल जो है जहाँ 600, 700, 800 आता था, जो बहुत गरीब लोग हैं उनको बिल आज 1000 के ऊपर बिल आने लगा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ठहराव ले लेते हैं कैबिनेट में, फिर हम भेज रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कंडीशन। मैं बोला नहीं, हमको ऑनलाइन भी नहीं चाहिए, ऑफलाइन भी नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कोई कंडीशन नहीं हो कि हमारे बिल में काट के जिस तरह से आपने तय किया था उसको हमको काट के मिलना चाहिए। वो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या नाम है, दादा भूसे साहब ने जिस तरह से हाउस में ऐलान किया था रईस शेख हमारे, जो उनके एक सवाल पर कि वो जो है 1 रुपये से एडिशनल सब्सिडी देंगे, लेकिन ये लोग बार बार जो कर रहे हैं काम, बोलते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान करेंगे। हमने कहा कि नहीं, जो तय है वो बात आप करो, कोई भी आसान और मुश्किल का काम नहीं है। वो नई कंडीशन लाके आप नई बातें मत पैदा करो। तो बहरकैफ एक पावर का जो मसला था इस ताल्लुक़ से और शहर के बहुत से दूसरे मसाइल पर हमने जो है पार्टी ऑफिस में परसों मीटिंग ली थी। गालिबन मैं समझता हूँ 9 तारीख थी, 9 जुलाई को हमने मीटिंग ली और अच्छे माहौल में मीटिंग हुई पार्टी की। पार्टी में हमने कुछ ठहराव किया, वो ठहराव की मालूमात मैं मीडिया के ज़रिए शहरियों को देना चाहता हूँ। राहुल गांधी को मुबारकबाद का एक ठहराव हमने पास किया वहाँ पर कि पूरे हिंदुस्तान ने राहुल गांधी को की लीडरशिप को तस्लीम किया और पूरे मुल्क में जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को मान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है तो वो राहुल गांधी है और उनको जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, इस ताल्लुक़ से भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी उनको मुबारकबाद देती है। साथ ही हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पाटोले जी, उनको मुबारकबाद का हमने एक ठहराव लिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की 0 सीट थी, 1 सीट थी, उसके डेथ के बाद जो है वो सीट 0 हो गई थी। 0 से जो है बढ़कर आज महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर 13 सीट लाई। सांगली की सीट आने के, सांगली के एमपी जो है कांग्रेस में शामिल होने के बाद 14 सीट हो गई। इसके लिए नाना पाटोले साहब की लीडरशिप पर हम जो है भिवंडी शहर कांग्रेस कमेटी उन्हें मुबारकबाद पेश करने का ठहराव हमने लिया है। इसके अलावा कई एक मसाइल हैं शहर के। पावर का मसला, मैंने कहा कि बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई है, रेसिडेंस के बिल में बढ़ोतरी हो गई है। आज हमारे शहरी जो है आज बिल भरने के काबिल नहीं है और टोरेंट की मनमानी आप लोग समझ रहे हो। बीच में कुछ दिन जो है इनका विजिलेंस का मामला कम होता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। आज क्या नाम है, अगर कोई बिल नहीं भरता है तो उसका पावर काट दिया जाता है। इस ताल्लुक़ से हम लोग जो है एक आंदोलन छेड़ने का हमने वो बना दिया है, लेटर हमारा बन रहा है और इंशाअल्लाह अगले 10-12 दिन के अंदर हम एक बड़ा आंदोलन पावर की बिजली बिल की बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ और टोरेंट के ख़िलाफ़ जो है हम लोग ये आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। दूसरी अहम बात जो है शहर के ट्रैफिक का मसला, आप सब लोग देख रहे हो कि भिवंडी से आज थाना जाना जो है मुश्किल है। मैं बीच में बीमार था, बीमारी की हालत में भिवंडी से थाना जाने मुझको 2.25 घंटा 2.5 घंटा लगता था और वहाँ से मैं क्या नाम है आपके साउथ बॉम्बे पहुँचने में मुझको जो है पौना घंटा लगता था। तो ये हालत ट्रैफिक की हो गई है। आप इस तरफ से जाओ तो धामनगढ़ नाके से जो ट्रैफिक जाम होती है, वहाँ कई एक स्कूल हैं उस तरफ, कितने स्कूलों में होली मेरी स्कूल के कुछ मामलात ऐसे मेरे सामने आए कि बच्चे जो सुबह जाते हैं तो वो लोग बसी में बैठे रहते हैं और स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है और उसी बस में वापस आते हैं और रात में घर वापस आते हैं, बीच में उनका खाने पीने का मसला। तो मैं चाहूँगा कि इस ताल्लुक़ से हम लोग जो है ट्रैफिक पुलिस से पहले बात करेंगे, डीसीपी से बात करेंगे। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कल हुआ एक एक्सीडेंट, एक महिला की जो है रास्ते में जो है बंजार पार्टी नाके पर डेथ हो गई। हर मीटिंग में डीसीपी साहब कहते हैं हमसे कि हम लोग जो है हैवी व्हीकल को दिन में भिवंडी में एंट्री बंद करेंगे, लेकिन आज भी हैवी व्हीकल दिन में एंट्री बंद नहीं हो रही है। पुलिस में डिपार्टमेंट में जो भी मामलात हों उसकी वजह से जो है हम लोग जो है ज़रूरत पड़ी तो हम पुलिस के ख़िलाफ़ भी आंदोलन छेड़ने की तैयारी में हैं। तीसरा अहम बात जो है
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मामला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ऐसा लगता है कि किसी का इस कॉरपोरेशन के ऊपर ना कमिश्नर का ना सरकार का कोई कंट्रोल है। शहर के खड्डों के ताल्लुक से जो है आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में जहाँ कंक्रीट रोड नहीं है वहाँ पर जो है पूरा खड्डा होकर जो है शहर जो है बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया है कि आज देहातों के हालात जो है भिवंडी से अच्छे हो गए हैं, शहर की हालत इससे ख़राब है। और इसकी मेन वजह जो है ये करप्शन है। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अगर सही तरीके से रास्ते बनाए जाएं तो ये हो सकता है। इस ताल्लुक से हम बहुत जल्द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मोर्चा निकाल कर ये सब मामला जो है उनके सामने रखने वाले हैं। जो है वो रोड काफ़ी ज़्यादा खड्डे में तब्दील है, तो उसके लिए आपकी पार्टी ने और आपने कुछ जद्दोजहद की? देखिए, दरगाह रोड का मामला जो है इस ताल्लुक से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन से भी पहले और उस ताल्लुक से हमने पूरी कोशिश करके ये पूरा रोड जो है ढांगे हॉस्पिटल से लेकर जो है दीवान शाह तक कंक्रीट रोड बनाने का हमारा एक प्लान था। इसके लिए 15 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उस बजट से जो है ये पूरा रोड कंक्रीट होने वाला था। रमज़ान महीने में कॉन्ट्रैक्टर काम करने के भी लिए आए, उससे पहले वर्क ऑर्डर होने में बाकी था, लेकिन उन्होंने वर्क ऑर्डर की सब फीस वगैरह जो कॉन्ट्रैक्टर ने भर दी थी। कुछ लोगों ने ये बोल के कि भाई यहाँ सब मार्केट लगती है पूरे रास्ते में, रमज़ान के बाद करो। और आप देख रहे हो कि रमज़ान के बाद इलेक्शन चालू हो गया, ये वो जो भी चलता रहा। लेकिन काम करने के लिए जब यहाँ पर अभी 4 दिन पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आए तो कुछ लोगों ने उसको फ़ोन करके रोक दिया कि थाना रोड का जो है पहले पूरा करो फिर यहाँ का करो। तो PWD का ये काम है। उस ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि 4 दिन पहले एक डेलीगेशन हमारा कमिश्नर से मिला था और कमिश्नर का इंतहाई गैर जिम्मेदारा इररेस्पॉन्सिबल उनका स्टेटमेंट था कि ये रोड हमने PWD के लिए दे दिया है, इसके लिए हम लोग जो है उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। मैं बोला पूरा शहर दे दो किसी को, कल बोलोगे कुछ रोड MMRD के हाथ में तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। अगर खड्डा हुआ है, अगर कहीं रास्ते में पानी बह रहा है तो आप क्या PWD को बोलने जाओगे? बहरहाल उन्होंने PW को फ़ोन किया और उसके दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्टर आया, मज़दूर के साथ आया, JCB लगी, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई फ़ोन आया और उसको जो है वो काम रुका है। कॉन्ट्रैक्टर को हमने फ़ोन करके मालूमात दी तो उसने कहा कि जब भी सूखा होगा, बहुत करके सितंबर में अगर बारिश कम हो जाती है तो ये काम जो है इंशाल्लाह कंक्रीट रोड का काम शुरू होगा और हम पूरा करेंगे। लेकिन हमने कमिश्नर से कहा है कि मुहर्रम से पहले ये रोड जो है आप डामर के ज़रिए पैसेज भरो। आप खड़ी भरोगे, आप बोलोगे गाड़ी आई नहीं, खड़ी में आप मट्टी मिलाते हो, सीमेंट की जगह आप मट्टी मिला के भर दोगे और फिर वो जो है खड़ी फैल जाए, फिर गड्ढा हो जाएगा। और साल में एक बार जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है वो जुलूस में ताज़िया रहती है। ताज़िया कहीं खड्डे में गिरे हिले अगर टूट फूट हो तो उसकी पूरी जवाबदारी जो है हम कॉरपोरेशन और कमिश्नर पर डालते हैं। और इससे पहले हमेशा इन्होंने बारिश में भी डामर रोड करने का काम किया है, भले पैच खड्डा खड़ी से भर के ऊपर थोड़ा सा डामर डाल के, ताकि गाड़ियां आसानी से चली जाएं। इस ताल्लुक से हमारी कोशिश चल रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम आज या कल फिर कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दरगाह रोड पे जब तक कंक्रीट रोड नहीं शुरू होता है म्यूनसिपलिटी अपना काम वहाँ पर करे। रशीद भाई, आपने शुरुआत में कहा कि जो लूम ओनर है तो लूम को लेकर जो है यहाँ पे काफ़ी तकलीफ आई सरकार की पॉलिसी, तो सरकार की पॉलिसी के जरिए, तो सरकार की पॉलिसी टेक्सटाइल को लेकर थी कि बिजली विभाग को लेकर, मतलब इसको लेकर थी, लाइट वगैरह को लेकर थी, तो किस वजह से जो है ज़्यादा इफेक्ट आया है बुनकरों? देखिए, बुनकरों पे दोनों बातें हैं। हमारी प्लेन पावर लूम की मेजॉरिटी जो है ये मजदूरी की भीम चलाते हैं, इनको कारोबार से कुछ लेना देना नहीं है। ये इनको हम सहूलत अगर बिजली बिल में दे देते हैं तो इनका पावर लूम चलने लगता है। जो मजदूरी जिस तरह से कम हो गई है उसमें भी उनका पावर लूम चल सकता है, उनको 10-15 हज़ार, 5 हज़ार, 24 लूम का जो भी है वो बच जाता है। लेकिन अहम मसला जो है, टेक्सटाइल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस डिपार्टमेंट से भी मेरे को एक मरतबा वो यहाँ पे आए, बोले हम बम्बई में मीटिंग ले रहे हैं, भिवंडी में मीटिंग ले रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है।
आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईटी के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ये टेक्सटाइल से होता था। लेकिन सरकार इसमें सेक्रेटरी बोल रहा है कि हम परेशान हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मीटिंग लगा रहे हैं। मैं बोला हम जो सजेशन दे रहे हैं आप मान नहीं रहे वो सजेशन। इससे पहले निर्मला सीतारमण के सामने हमने तफसील के साथ बहुत सजेशन दिया था, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं माने। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। इतनी बड़ी मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऐसा जवाब देती थी कि बोले हमारा लेटर अगर WTO में जाता है तो लेटर 2-2 साल खुलता नहीं है। तो इस तरह का गैर जिम्मेदारा बयान दे रही। तो मैं समझ गया कि इसके पास कोई पावर है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस ताल्लुक से जो इनकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, जो बिज़नेस की पॉलिसी है, ये लोग जिस तरह से, अब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं कुछ लोगों का नाम ले लूँ जिस तरह से राहुल गांधी 2 नाम लेते हैं, लेकिन किस तरह से गवर्नमेंट उनको फेवर करने के लिए पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और देश के एक्सपोर्ट को जो है मुतासिर कर रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। अगर कहीं बैठक लें और करने की अगर उनमें हिम्मत हो, करने की ताकत हो, तो कहीं ना कहीं ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है स्ट्रीम लाइन पे आ सकती है। आदित्य भाई, चुनाव आ रहे हैं तो इलेक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारी, क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक है या तो फिर पार्टी का नेतृत्व करेंगे? देखिए, चुनाव के ताल्लुक से आप सभी जानते हो कि लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, यहाँ पे वोट जो है राहुल गांधी की लीडरशिप का है, कांग्रेस की लीडरशिप का, नाना पटोले जी की लीडरशिप का वोट है, और वोट सिर्फ जो है सिर्फ कांग्रेस का है। और यहाँ पर जो है ठीक है, वहाँ से आखिर में हमने पूरी लड़ाई लड़ी थी कि कांग्रेस को ये सीट मिले, नहीं मिली, ठीक है। हमने यहाँ तक किया कि पूरी ताकत लगा दी हम लोगों ने किस तरह से जो है ये सीट चुन के, और पब्लिक जो है आप देख रहे हो कि किस तरफ है। तो इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस यहाँ से दोनों सीट पे इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेगी और सीट निकालेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ जहाँ तक मेरा आपने सवाल किया है, मैं बहुत मजबूत दावेदार पहले से हूँ, आज भी हूँ, और पार्टी का हर फैसला जो है जो आएगा उसको मानेंगे। ठीक।